नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें, इसी कामना के साथ हमारा ये खास कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। हम लोग डर कर नहीं, डट कर इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई समस्या उजागर हो गई है। जी हाँ, अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसे जानें, इसे समझें। ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं, बचाव के तरीके क्या हैं, और अगर इसकी चपेट में आ जाएं तो हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारियों के लिए आइए सीधे रुख कर लेते हैं एम्स के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक ठक्कर का। तो आज हम अपने दर्शकों से ब्लैक फंगस की जो बीमारी कही जा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको सावधान और सतर्क करने के लिए है, इसलिए नहीं कि आप इससे बहुत परेशान हो जाएं। बिकॉज़ ये समझने की बात है कि ये जो बीमारी है, जैसे हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं, ये बहुत आम नहीं है, बहुत रेयर है, कभी कभी होती है। इसके लिए ब्लैक फंगस का नाम भी शायद गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फंगस एक कीटाणु होता है जो आपके नाक में अब शरीर में घुस के कई बार बीमारी कर सकता है। पर ये जो शरीर में जो ये फंगस जो कभी कभी आ जाता है, ये काले रंग का नहीं है, ये एक्चुअली सफ़ेद रंग का ही है। पर हाँ, इससे जब बीमारी होती है और टिश्यूज़ में, जैसे हम कहते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, तो उस वजह से जो है थोड़ा काला अपीयरेंस हो जाता है टिश्यू का या नाक के अंदर के एरिया का। इसलिए इसका नाम पड़ सा गया है ब्लैक फंगस के नाम का। इस बीमारी का ठीक नाम म्यूकरमाइकोसिस है, और म्यूकरमाइकोसिस का जो इन्फेक्शन होता है ये नाक से ज़्यादातर होता है। नाक में इन्फेक्शन होने के बाद ये कई बार आँख में या दिमाग में फैल जाता है, पर ये कम ही होता है। और नाक के इन्फेक्शन में अगर हम टाइम से ही इसको डिटेक्ट कर लें तो इसका अच्छा इलाज भी हो जाता है। म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पिछले दिनों में कोविड के साथ थोड़ा देखा गया है। इस वजह से जो है थोड़ा लोगों में जागरूकता आ गई है और थोड़ा पैनिक भी हो गया है। समझने की बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ऐसा कभी होता है कि जो है बिना कोई और बीमारी के जो है ये इन्फेक्शन लग जाए। ये इन्फेक्शन तभी लगता है अगर बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई हो। कोविड के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि कोविड के साथ जो आपको कई बार डायबिटीज़ बिगड़ जाती है। अगर डायबिटीज़ पहले ही बिगड़ी हुई हो तो कोविड से थोड़ी और बिगड़ जाती है। और कोविड के साथ ये भी होता है कि जो दवाइयाँ कोविड के लिए दी जाती हैं उनसे कई बार और डायबिटीज़ बिगड़ जाती है, या कई बार जो शरीर की अपनी आत्मरक्षा की प्रॉपर्टी है या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो भी कम हो जाती है। तो लगता ये है कि आज के दिन में जब कोविड हो, डायबिटीज़ हो और साथ में अगर स्टेरॉयड या ऐसी किसी दवाई का भी सेवन करना पड़ा हो कोविड के लिए, तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उससे जो शरीर की अपनी शक्ति होती है अपने आप को बचा के रखने की, या जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम पड़ जाती है। और जब ऐसी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है तो म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पकड़ लेता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर है, और ये आज आपको हम इसके लिए जागरूक करना चाह रहे हैं। पर हाँ, ये भी नहीं चाह रहे कि आप बेवसूल बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाएं। कम ही होता है, कभी कभी ही होता है। पर अगर हो जाए तो आपको पता कैसे चले? तो पहले तो ये कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, हाई रिस्क ग्रुप वो है जिसको कोविड हुआ है पिछले 2-4-6 हफ्ते में, या फिर जिसको साथ में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रही है, ब्लड शुगर का ठीक कंट्रोल नहीं रहा है, या फिर जो है साथ में स्टेरॉयड लेना पड़ गया है। प्रिकॉशन के तौर पे पहले तो ये कि अगर कोविड हो तो थोड़ा सा ख्याल रखना है ब्लड शुगर के बारे में। अगर ब्लड शुगर आपका हाई हो जाता है कोविड के दौरान तो ये ठीक बात नहीं है, और ब्लड शुगर का टेस्ट कर लेना चाहिए जब कोविड होता। अगर आपने ऐसी कोई दवाई ली है, स्टेरॉयड या कोई और, जिससे कि जो है कोविड के इलाज में दी जाती है, उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये भी बेफजूल और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कभी मरीज़ को अपने आप तो नहीं लेनी चाहिए, और जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतनी ही लेनी चाहिए। कुछ इसके ऐसे लक्षण भी होते हैं जिसका कि थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जो लक्षण होते हैं वो ये कि नाक या मुंह के अंदर तालू में, मुंह के ऊपर पैलेट में अगर थोड़ी झंझनाहट लगे, या थोड़ा कालापन आ जाए, या बहुत दर्द हो,
या अगर नाक ब्लॉक लगे और नाक से आप सांस ना ले पा रहे हो, नाक से पपड़ी निकल रही हो, तो ये थोड़ी सावधानी होने की बात है। और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं और साथ में आपको ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर नाक के आगे जो है ये बीमारी फैल कई बार आँख में भी आ जाती है, तो अगर नज़र में कमी पड़ जाए या नज़र की पलक नीचे गिरने लग जाए या डबल दिखने लग जाए तो ये भी इसके लक्षण हैं। पर समझने की बात यह है कि अगर आप टाइम से इस बीमारी को पकड़ लें तो इसका इलाज भी अच्छा हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, बीमारी बहुत रेयर है, हाँ थोड़ी ख़राब हो सकती है पर बहुत रेयर है। अगर आप टाइम से इसको पकड़ लें तो इसका इलाज अच्छा हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और जैसे पहले ही मैंने आपसे कहा कि भाई आप जागरूक ज़रूर रहें इस बारे में भी, क्या हाई रिस्क ग्रुप है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। जैसा हमने कहा, कोविड इन्फेक्शन, साथ में डायबिटीज़, साथ में स्टेरॉइड का सेवन। और दूसरी बात ये कि इसके जो ऐसे लक्षण हैं जिससे कि ये पकड़ में आ जाए जल्दी ही, वो हैं कि अगर आपको फेस में थोड़ी झंझनाहट हो या दर्द हो, या फेस में कालापन आ जाए, या मुंह के अंदर कालापन आ जाए, कभी कभी दांत भी थोड़े ढीले पड़ जाएं अगर सडनली, या नाक ब्लॉक लगे, या नज़र कम हो जाए। तो ख्याल रखिए, अपना ठीक रहें, सेफ रहें। ब्लैक फंगस से बचाव के क्या तरीके हैं ये तो हमने जान लिए, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अन्य रोगों के बारे में भी करीब से जानें। जी हाँ, आज हम मुख्य तौर पर आपको बताने वाले हैं हमारी त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में। क्या है ये समस्याएं, किस तरह से इनका समाधान हो सकता है, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आइए शुरुआत कर लेते हैं एक खास रिपोर्ट के साथ। मौसम खुशनुमा है और बारिश की भीगी भीगी बौछारें लगभग पूरे देश में हो रही है। बता दें कि मॉनसून के सुहाने मौसम में मस्ती तो आती है, लेकिन वातावरण में नमी के बढ़ने से संक्रमण का खतरा भी 10 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में भले ही आप अपने घर में बैठे हों, डिहाइड्रेशन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसी मौसम में जहां हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसे जल जनित रोग हो सकते हैं, और हाँ, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों के ऊपरी भाग का सूजन भी बरसात के दिनों में ही होता है, जो महामारी की तरह फैलता है। हालांकि बारिश की वजह से हवा में मौजूद नमी और उमस के बढ़ने से त्वचीय संक्रमण होना एक आम समस्या है, लेकिन मॉनसून के दिनों में हमारी त्वचा में मरम्मत करने वाले विटामिन सी की कमी हो जाती है। बहरहाल ये भी बता दें कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अंग होता है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, और इसकी शरीर में संरचना भी बेहद जटिल होती है। कहा जाए कि यह एक तरह से हमारे शरीर के लिए रक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे शरीर के तमाम अंग, रक्तवाहिकाएं, ग्रंथियां और कोशिकाएं छिपी रहती है। बहरहाल त्वचा में फंगस, चेहरे पर चकत्ते, दाद, फोड़े, फुंसी से जहां चेहरे की रंगत और गहरी हो जाती है। और यदि बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह एक कष्टकारक लक्षण होता है, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं, जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, बरसात से या फिर अन्य प्राकृतिक तत्व के कारण हो सकते हैं। एलर्जी होने से आप सर्दी से पीड़ित हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, और बैक्टीरिया आपके फेफड़े को संवेदनशील बना सकते हैं, और सांसों से संबंधी बीमारियां हो सकती है, सांसों से संबंधी एलर्जी हो सकती है, जिसे रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। गौरतलब है कि घरों में सीलन की जगह पर लगने वाला काला फफूंद एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये हमारी सांस की नली में सूजन को पैदा कर सकता है। बहरहाल बरसात में एहतियात बरतें और सीलन से बचें। शरीर को रगड़ कर पोंछें, कपड़े को हमेशा सूखा पहने, अपने आसपास साफ सफाई रखें। और हाँ, चूंकि कूलर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसके प्रयोग से बचें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट बरसात में एलर्जी और त्वचा रोग से बचने की।
आज के हमारे इस अंक में हम स्किन में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही शरीर पर होने वाले सफेद पैचेस के बारे में भी समझेंगे, जिसे आमतौर पर ल्यूकोडर्मा या फुलबहरी भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां तो कुछ लोग इसे दैविक प्रकोप और ना जाने क्या क्या मान लेते हैं। आज हम इन मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि सफेद दाग क्या है और आखिर ये होते क्यों हैं। यदि आपको भी अपनी त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है, कुछ जानना या फिर पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। साथ ही आपको बता देते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय क्या है। विषय है ताकि बारिश की फुहार ना बने संक्रमण की भरमार, त्वचा रोग कारण और बचाव। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय तो यही है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में इस वक्त आपको बता दें कि देश के 2 बड़े विशेषज्ञ जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद हैं, वो रहेंगे हमारे साथ और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर वीके शर्मा। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में त्वचा रोग विभाग में HOD हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर रामचंद्र। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में त्वचा रोग विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर और HOD हैं। डॉक्टर रामचंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, अगर हम इस मौसम की बात करें, खासतौर पर हम बरसात के मौसम की बात करें, तो क्या कारण है कि इस समय त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो काफी बढ़ जाती है? बरसात के मौसम में उमस ज़्यादा होने से जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं और फफूंदी है, वो चमड़ी के ऊपर बैठ जाती हैं। उनको वहाँ पे मल्टीप्लाई या आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और बारिश की वजह से यदि आप चमड़ी को पूरा सफाई नहीं रखते हैं तो उनको और बढ़ने का मौका मिल जाता है। यदि आप बारिश के पानी में चल के आते हैं तो उसमें भी कुछ और बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि उसमें सीवरेज का पानी भी मिल जाता है। तो ये सारे कारण से जी, तो तमाम कारण है जिसकी वजह से अगर हम बरसात के मौसम की खास तौर पर बात करें तो त्वचा संबंधित जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। चाहे वो उमस के कारण हो सकती हैं या फिर गंदे पानी के संपर्क में आने की वजह से भी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर रामचंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो आम समस्याएं हैं जो बढ़ जाती हैं, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में कभी भी वर्षा हो जाती है और कभी भी आप भीग जाते हैं, तो भीगे कपड़े पहनने पड़ते हैं और भीगे कपड़े के साथ साथ पसीना भी ज़्यादा आता है, क्योंकि आर्द्रता वातावरण में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और इन सब के साथ साथ जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारी स्किन मॉइस्ट रहती है, मैसरेट रहती है, और जो हमारी बगल हैं, जांघें हैं, वहाँ शरीर एक दूसरे से रगड़ खाती है। रगड़ खाने से एक माइक्रो ट्रॉमा होता है और कभी कभी हम ज़्यादा पसीने की वजह से हमारी शरीर में खुजली होती है। खुजली की वजह से हम चमड़े को खुजला लेते हैं, तो उससे भी माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है। और ये माइक्रो ट्रॉमा की वजह से ही सारी तरह के इन्फेक्शन जो हैं, जितने भी हैं, चाहे वो कीटाणु हैं, चाहे विषाणु हैं, चाहे जीवाणु हैं, चाहे वो ककरमुत्ता है और चाहे वो फफूंद है, उन सभी के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं, त्वचा को इफेक्ट करते हैं। तो ये कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जो इस समय में हमारे त्वचा पर हो सकते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, आम सी बात है, आम सी बात इसे समझते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और ऐसे में लगता है कि आम सा इन्फेक्शन हुआ है तो आम सा ही इलाज हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर शर्मा, हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, किस तरह के कदम उन्हें उठाने चाहिए? आप यदि आपको स्किन में इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल है, फंगल है, आपको शायद पता नहीं होगा कौन सा इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं। यदि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है तो भी किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ताकि वो उसका सही डायग्नोसिस बनाए कि बीमारी क्या है, फिर उसका प्रॉपर इलाज हो सके। कहीं भी जाके केमिस्ट से दवाई लेना इसके लिए हम ठीक नहीं समझते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, यदि त्वचा विशेषज्ञ वहाँ पे है तो उनको दिखाएं। और बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि वो बाहर खेलते हैं, गर्मी में खेलते हैं, उनको पायोडर्मा जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं,
तो आप डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज कराएं, और उससे आपको जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आप बच पाएंगे। उसमें फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और उनसे आगे कोई शारीरिक डैमेज हो सकती है, उससे आप बच पाएंगे। जी, तो ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। जी बताएं। सभी के साथ साथ जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इस वर्षा ऋतु में जो त्वचा रोग हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करें क्या ना करें। ये मैं अपने ग्रामीण भाइयों में ग्रामीण भाइयों के लिए थोड़ा सा लिख करके लेकर के आया हूं। आप इसको फोकस कर दें जी, कि क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो सूती कपड़े पहनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पसीना ना आने दे, ढीले कपड़े पहने, ये काफी अच्छा रहता है। ब्रीदेबल फैब्रिक वाले कपड़े पहने। नहाने का साबुन और जो तौलिया है उसे अलग रखें, अपने किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ और पसीनों को पहुंचने के लिए जैसे हमारे बिहार में गमछा रखते हैं शरीर के ऊपर, कंधे के ऊपर, ऐसे ही कॉटन का कपड़ा रखना चाहिए। उससे बहुत जोर से पसीने को पहुंचने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत जोर से जब पसीना पहुंच लेते हैं तो उससे हमारे जो पसीने आने वाले जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं जी। और जब बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें चमड़ी के अंदर खुजली होने लगती है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। वो मलेरिया कई तरह के होते हैं। ये जानने के लिए तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, त्वचा रोग स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बट आपको हिदायत यही है कि आप कपड़ा रखें, कॉटन का कपड़ा रखें, और पसीने को पहुंचने की जगह आप उसको सोक करें जी, बहुत जोर से ना रगड़ें। जी, ज्यादा रगड़ लेते हैं तो रैशेस वगैरह भी पड़ जाते हैं। साथ ही आपने लिखा है कि शरीर की सफाई बनाए रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और बारिश में अपने आप को ना भीगने दे। पैर अगर बारिश के पानी में पड़ गए हैं तो उसे भी अच्छी तरह से साफ यहाँ पर जरूर कर लें। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बचाव के लिए। डॉक्टर साहब से इसके बारे में और विस्तार से मैं चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 मुकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जब तक उनकी आवाज नहीं आती है तब तक हम बता देते हैं। जी बताएं। जैसे ही मैं मुकेश जी को यहाँ पर एक बार बोलना चाहूंगी, आप दोबारा ट्राई कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल जरूर शामिल करेंगे। जी बताएं डॉक्टर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हर तरह के इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं, इसके साथ साथ गर्मियों इस मौसम में जो कीट और पतंगे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उनके पतंग जो है, उनके जो पंख हैं वो गीले हो जाते हैं, तो वो या तो आपकी चमड़ी के ऊपर गिरते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको या तो बहुत सुबह और या बहुत रात में ना जाएं, और पर्टिकुलरली आप अपने जैसे पार्क वगैरह में जो है विजिट वो दिन के टाइम में करें या जब लाइट हो तब करें, जिससे कि आपको पता लगे कि अगर जो कुछ गिर भी गया आपकी चमड़ी के ऊपर, इससे पहले कि चमड़ी में कुछ खारिश हो, जलन हो और आप उसको रगड़ें और तकलीफ ज्यादा बढ़े, आप उसको उठा करके निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लगता है मुकेश जी यहाँ पर कॉल जुड़ गया है उनका। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते मुकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं नेल फंगस के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? कॉन्कोवर्सिस नेल फंगस के बारे में। फंगस के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, नेल फंगस के बारे में। नेल फंगस के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नेल फंगस को हम आमतौर पे भूल जाते हैं और चमड़ी के बारे में ही बात करते हैं। तो नेल फंगस में आपके जो नाखून हैं वो उनका रंग बदल जाता है, नाखून मोटा हो जाता है, नाखून टूटने लग जाता है। तो ये पैरों में ज़्यादा होता है लेकिन हाथों में भी हो सकता है। तो इसके अंदर अलग तरह का फंगस होता है, डर्मेटोफाइट होता है, नॉन डर्मेटोफाइट होता है, या कैंडिडा हो सकता है। तो नेल फंगस की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि इसमें दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं। तो इसके लिए आपको लंबा इलाज करना पड़ता है और उससे काफ़ी ठीक हो जाता है। लगाने की दवाई भी लगा सकती है, लेकिन ज़्यादा पर खाने की दवाई दी जाती है इसमें, चाहे वो टर्बिनाफाइन हो, चाहे वो आइट्राकोनाजोल हो, तो उसमें
इलाज है जो 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा जब तक नाखून ठीक ना हो जाए करना पड़ता है। आमतौर पर यही होता है कि लोग शुरुआती जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं कि ठीक हो गया है, लोग दवाओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। ऐसे में पूरी तरह से जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो पाता, वो फिर से हमें परेशान कर देता है। क्या डॉक्टर साहब, जो नाखून कभी कभी हम देखते हैं काले भी पड़ जाते हैं, ये भी किसी तरह के इन्फेक्शन का ही असर होता है? जब नाखून काले पड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस घुस रहे हैं जी, और वो एक साइड से स्टार्ट होते हैं। यदि उनका टाइम पे इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे वो पूरे नाखून को में बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। जी डॉक्टर रामचंद्र, आपको जोड़ना चाहेंगे? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हाँ। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखने की है। जी। जैसे कि जब नेल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कोई तकलीफ नहीं करता है, सिर्फ या तो नेल खराब दिखते हैं या उनका कलर चेंज हो जाता है या वो मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। बट इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ये घर में चोर जैसे ना, चोर छिप करके जब बैठ जाता है ऐसे ये इन्फेक्शन बैठा रहता है और ये बार बार इन्फेक्शन करता है। ये उसी आदमी को भी करता है जिसके नेल के अंदर इन्फेक्शन होता है और साथ में फैमिली मेम्बर्स को भी करता है, तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसका पहचानना बहुत ज़रूरी है और इलाज, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, करवाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर और बड़ी समस्या का रूप ले सकता है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम, मेरे चेहरे पर दाने दाने हो जाते हैं बहुत ज्यादा। चेहरे पर दाने हो जाते हैं? जी। तो किस ये बरसात के मौसम में ही हो जाते हैं? जी जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में चेहरे पर दाने ज्यादा हो जाते हैं। तो इनकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी भोजराज जी? नहीं, बरसात के नहीं मैडम, हर समय हो जाते हैं, मतलब कोई टैबलेट वगैरह डॉक्टर लिख देते हैं तो। भोजराज जी, आप हमारे सवाल का जवाब दें। टीवी पर जरा ध्यान अभी कम दें, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दें। आप की उम्र क्या है? उम्र 35 साल है। 35 साल है डॉक्टर साहब। 35 साल है। तो अब चेहरे पे दानों के तो बहुत कारण हो सकते हैं। यंग एज में तो पिंपल्स हो जाते हैं, बाद में स्किन एलर्जी हो सकती है और धूप की एलर्जी हो सकती है, पार्थेनियम प्लांट है उसकी एलर्जी हो सकती है यदि आप उसको हैंडल करते हैं। तो इसके बारे में यही है कि आप यदि ये दाने नहीं हट रहे हैं या धूप की एलर्जी है तो आप ये तो स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको, तो वो आपकी सहायता कर सकते हैं। कई बार कुछ कॉस्मेटिक लगाने से भी या कोई चीज़ चेहरे पे लगाने से या सिर में लगाने से भी दाने निकल सकते हैं माथे पे या गालों पे। और यदि आपके चेहरे पे लाली है तो रोजेशिया जैसे होता है वो भी हो सकता है। तो चेहरे पे दाने कई बीमारियों से हो सकते हैं और इसके लिए आप जरूर चमड़ी विशेषज्ञ से जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, एक बार उनका रुख जरूर कर लें यहाँ पर। उनकी सलाह के अनुसार ही आप आगे जो इलाज है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई हमारे जो दर्शक हैं वो मेल भी हमें भेजते हैं और मेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। मैं देख रही हूँ एक मेल आ गया है, दरभंगा से संजीव कुमार जी ने मेल किया है। ये लिखते हैं कि मेरी उम्र 35 वर्ष है और मेरे चेहरे पर झुर्रियों की समस्या आ रही है। तो झुर्रियों के आने का क्या कारण होता है? क्या ये उम्र का ही असर होता है या फिर और भी कुछ कारण हो सकता है? झुर्रियाँ कहाँ पर आ रही हैं? चेहरे पर आ रही हैं। चेहरे पर भी, चेहरे के कई हिस्से हैं। आंखों के चारों तरफ झुर्रियाँ का आना, मुंह के चारों तरफ झुर्रियों का होना, या फिर चीक पे गाल का जो प्रोमिनेंट हिस्सा है उसके ऊपर झुर्रियाँ होना, या माथे के ऊपर झुर्रियाँ होना। क्योंकि 35 साल के आदमी के अंदर झुर्रियाँ यूजुअली होती नहीं है, बट अगर जो खेतों में काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो ये कॉमन भी हो सकती है। ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, कई बार वैसे भी हो जाती है। जी, तो ये इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि झुर्रियों के लिए यदि ये इनको लगता है कि झुर्रियाँ हैं तो उसके लिए इलाज है। धूप से बचें जी, और आप सिर में हैट या कैप लगा के रखें ताकि आपके चेहरे पे धूप कम पड़े। यदि आप
खेतों में काम करने वाले हैं तो आपको सिर पूरा ढक के रखना पड़ेगा, स्ट्रॉ हैट आता है उसके लिए जी। और इसके लिए लगाने की क्रीम्स अवेलेबल हैं जो झुर्रियों को कम कर सकती हैं। यदि चाहें तो झुर्रियों के लिए और बड़ा इलाज है, इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, बोटॉक्स लगाया जा सकता है। तो जितना आपको तकलीफ है उसी के हिसाब से इलाज तो बहुत अवेलेबल जी। इलाज तो बहुत है, लेकिन शुरुआत में यही है कि धूप से बचाव करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप खेतों में कार्य कर और रहे हैं ज्यादा तो भी टेंशन मत लें, टेंशन से भी झुर्रियां बढ़ती हैं और तनाव लेंगे ज्यादा तो झुर्रियां उतनी ही बढ़ जाएंगी ज्यादा। इसलिए आपको जरूरी है कि आप टेंशन फ्री रहें, धूप से अपना बचाव जरूर यहाँ पर रखें और साथ ही साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखें। तो निश्चित तौर पर ये समस्या जो है काफी आगे नहीं बढ़ेगी और आपको समाधान जरूर और अगर जो इनका वजन कम हुआ है, पहले इनका वजन बढ़ गया है और अगर जो तो ये भी वजन एक कम कारण हुआ हो है, ये भी एक सकता है। कारण जी। है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रामचंद्र, सोरायसिस के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है? देखिए, जब सोरायसिस की बात आती है तो उसमें चमड़ी के अंदर कुछ निशान बन जाते हैं जिसमें चमड़ी निकलती रहती है और सफ़ेद तरह के जो है छिलके निकलते रहते हैं। और ज़्यादातर ये जोड़ों के जो एक्सटेंसर एस्पेक्ट पर, जैसे हमारा ये एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, इसके इस साइड में ऐसे नी के ऊपर, सिर के अंदर, चेहरे के ऊपर, कभी कभी हथेलियों के ऊपर और तलवों के ऊपर ये निशान होते हैं। तो कई बार तो लिमिटेड निशान होते हैं, कई बार ये एक्सटेंसिव निशान होते हैं, सारे शरीर के ऊपर हो जाते हैं जी। तो इसमें यूजुअली खारिश बहुत कम होती है, बट कभी कभी खारिश ज़्यादा भी हो जाती है और इसका इलाज करना उतना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इलाज है। और खाने का इलाज नहीं है। जैसे आपने बताया कि मैं जब दवाई खा लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। दवाई इसकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती है, कितने साल से है, किस उम्र में है, किस आदमी को है या औरत को है या बच्चे को है और कितनी है। अगर जो थोड़ी बीमारी है तो सिर्फ हम टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं और कुछ खाने के लिए दवाई देते हैं। और कई बार चमड़ी का, जैसे हमने कहा, ध्यान रखना है, चमड़ी को नहाने के बाद थोड़ा तेल लगा करके मॉइस्ट रखना है, थोड़ा सा खुश्क नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा। इस तरह की बीमारी वाले आदमियों को चमड़ी को मॉइस्ट रखना है, तो सॉफ्ट एंड सपल रखना है जिससे कि उसमें खारिश ना हो, तो ये तकलीफ ठीक हो जाती है और बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर जो बढ़ जाती है सारे शरीर में तो फिर आपको दोबारा से मैं यही कहूँगा कि त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। बीमारी की सीरियसनेस को देखते हुए कि कितनी एक्सटेंसिव बीमारी है, उसका इलाज तय किया जाएगा। क्योंकि कई बार लगाने से ही बीमारी ठीक नहीं होती है, खाने की तरह तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो दी जाती हैं। कई बार सूरज की किरणों से भी बीमारी के अंदर असर पड़ता है, ठीक हो जाती है। कई बार हम आर्टिफिशियल रेज भी देते हैं जिसको हम नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी बोलते हैं। तो इसका संपूर्ण इलाज संभव है? इलाज संभव है। इलाज संभव है। हर बीमारी का जैसे इलाज संभव है, ऐसे ही सोरायसिस का इलाज भी संभव है। जी। तो देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि सोरायसिस चमड़ी की छोटी से बड़ी बीमारी हो सकती है जी। इसके लिए लगाने की दवाइयाँ या खाने की दवाइयाँ हो सकती हैं, इसके लिए बायोलॉजिक्स भी हैं। और सोरायसिस होने पे इतना परेशान मत हो, इसका इलाज हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि सोरायसिस ला इलाज है। हम ये कहना चाहते हैं कि सोरायसिस का इलाज हो जाएगा। आप किसी त्वचा के विशेषज्ञ को दिखाएं तो और इसको इग्नोर मत करें, इसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको सही समय पर विशेषज्ञ का रुख करना है, डॉक्टर का रुख करना है, आपका इलाज संभव हो पाएगा। जागरूकता यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से मनोज जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैम डेली नहाने के बाद मेरे शरीर में खुजली होती है और उसके साथ साथ पसीना आता है थोड़ा, और उसके बाद जब वो पसीना सूखता है तो फिर से और खुजली होता है मैम, और वो 10 मिनट तक चलता है डेली। जी, क्या वजह हो सकती है? नहाने के बाद खुजली होती है जी। तो कई बार इस तरह का खुजली होता है कि जिसमें जैसे गर्म से सर्द हो जाए, उसमें चमड़ी में खुजली हो जाती है। हम उसको कोलिनर्जिक प्रोराइटिस या अर्टिकेरिया बोलते हैं। क्या आपको इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या आपको ज़्यादा भागदौड़ करने से भी खुजली हो जाती है? ज़्यादा भागदौड़ करने से, धूप में जाने से,
या कोई मसालेदार एक्सरसाइज खाना खाने से, या एक्सरसाइज करने से। जी बताएं मनोज जी। जी मैम। जैसे हमारे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपको भाग दौड़ करने से, कोई एक्सरसाइज वगैरह जी करने मैम, से जी, भी जी। खुजली होती है? हाँ, उससे भी पसीना आता है, फिर वो जब सूखता है तो खुजली होता है। जब पसीना सूखता है अक्सर तभी खुजली तो महसूस ये होती है। कोलिनर्जिक प्रोराइटिस या अर्टिकेरिया के ही सिम्टम्स हैं। इसके लिए आप एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं और इसके लिए या आप स्किन के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी त्वचा खुश्क या ड्राई तो नहीं है। उसके लिए भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं, उससे आपकी त्वचा ठीक हो जाएगी। और इसके साथ एंटीहिस्टामिनिक की गोली ले सकते हैं। जी, तो आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसके बाद जो सही तरीके से जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं इलाज है वो आपको बताया जा सकेगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल और आई है यहाँ पर डॉक्टर साहब, पटना से ही है, रीता झा जी लिखती हैं कि मेरी पीठ पर सफ़ेद दाग हो गया है और मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, क्या करें? डॉक्टर रामचंद्र आप बताएं। देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं ऐसा लगता है कि इनको विटलाइगो की समस्या है, जिसको हम फुलबेरी भी कहते हैं। जी। सफ़ेद निशान का हो जाना कई बार उससे पहले कुछ वहाँ हुआ होता है, या तो चोट लगी होती है, या इन्फेक्शन हुआ होता है, या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, ऑपरेशन का मार्क होता है, वहाँ सफ़ेद निशान हो जाते हैं। अगर जो ऐसा कुछ रीज़न है तो उसकी वजह से तो फिर आपका ये सफ़ेद वाला निशान जो है ज़्यादा दिन नहीं सफ़ेद रहेगा, अपने आप भी ठीक हो सकता है। बट अगर जो ऐसा कुछ नहीं है तो ये विटलाइगो ही है, फुलबेरी जिसको हम कहते हैं, इसका इलाज भी संभव है। और ये कई बार तो वहीं रहता है जहाँ जैसे एक दो निशान होते हैं, और एक दो निशान वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके, और कई बार ज़्यादा निशान भी हो जाते हैं, एकदम से बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं। जी। तो एक निशान है, थोड़े निशान हैं, या ज़्यादा निशान है, एक जगह पर हैं या सारे शरीर के ऊपर हैं, तो उस हिसाब से ही इस बीमारी का इलाज संभव है, किया जा सकता है। लेकिन इनको त्वचा रोग स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। जी, इलाज तो संभव है, इसके लिए हमें त्वचा रोग विशेषज्ञ का रुख यहाँ पर ज़रूर करना होगा। लेकिन जब भी हम किसी के सफ़ेद दाग देखते हैं तो मन में कई तरह के विचार आते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कई लोग तो इसे दैविक प्रकोप भी मानते हैं। तो ऐसे में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं सफ़ेद दाग को लेकर। मेडिकल साइंस की हम बात करें तो क्या कहता है डॉक्टर शर्मा मेडिकल साइंस? मेडिकल साइंस कहता है कि त्वचा में ये जो सफ़ेद दाग है, त्वचा का जो रंग है हमारा, जो ब्राउन रंग होता है, भूरा रंग होता है, या वीटिश कम्प्लेक्शन बोलते हैं, वो मेलानोसाइटिक सेल होते हैं जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं। जी। तो जब वो सेल कम हो जाते हैं या ख़त्म एक जगह से हो जाते हैं तो उसमें वाइट पैच बन जाता है। तो इसमें कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन आमतौर पे नहीं होता फुलबेरी में। तो एक ऑटोइम्यून प्रोसेस मानते हैं, जैसे कि थायराइड का होता है, और ये स्किन में हो सकता है। तो इसमें कोई लोग इसको कुष्ठ रोग मानते हैं या दैविक प्रकोप मानते हैं, ऐसी समस्या नहीं है। यदि आपके फैमिली में किसी को है तो भी ऐसे परेशान मत होएं, इसका इलाज हो सकता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका थोड़ा है या ज़्यादा है, इलाज हो जाएगा, दवाइयाँ मिलेंगी, आपकी सर्जरी हो सकती है, और कई तरह की दवाइयाँ ऑलरेडी बताया है कि किरणों से भी इलाज किया जा सकता है इसका। तो ये सब हो सकता है इसका। जी, तो इलाज संभव है, लेकिन भ्रांतियां भी इसे लेकर कई ज़्यादा हैं। कई सोचते हैं कि कोई दैविक प्रकोप है, कि कुछ अन्य समस्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सफ़ेद दाग क्या होता है, क्यों होता है, ये समझना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बारे में ये भी हमें पता होना चाहिए कि इलाज संभव है, उसके लिए हमें सही समय पर कदम उठाना होगा। आइए इन तमाम जानकारियों से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और सफ़ेद दाग के बारे में और विस्तृत जानकारी हासिल कर लेते हैं। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सफेद दाग यानी विटिलिगो लिकोडर्मा, फुलबेरी, आप कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा त्वचा रोग है जो बढ़ता है और फिर बढ़ता जाता है।
ऐसा तब होता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर पड़ते ही स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स खत्म होने लगते हैं और हमारे शरीर की रंग पैदा करने वाली कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। इसकी शुरुआत होठ, टांग, हाथ या फिर चेहरे से होती है। पहले छोटे छोटे सफेद चकत्ते बनने लगते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर के ज्यादातर अंग सफेद हो जाते हैं। गौरतलब है कि जहां दुनिया भर में 1 से 2% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, तो भारत में इस रोग का प्रतिशत 4 से 5 यानी करीब 5 करोड़ को सफेद दाग की समस्या है। बता दें कि राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में तो 8 से 10% लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। सफेद दाग को लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग इसे दैविक प्रकोप मानते हैं, तो कुछ कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। बता दें, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे स्किन का रंग बनाने वाले सेल्स यानी कोशिकाएं, जिनका काम त्वचा को रंगत प्रदान करना होता है यानी मेलानोसाइट, खत्म होने लगते हैं और व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। हालांकि अभी तक इसके ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सफेद दाग अनुवांशिक भी हो सकता है और बच्चों में क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी लगातार गला खराब होने, पेट खराब और एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। बता दें कि यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और न ही प्राणघातक है। यदि कुछ है तो बस चेहरे की सुंदरता पर एक प्रश्न चिन्ह। बस यही कारण है कि व्यक्ति में हीनता और भय की भावना आ जाती है। हालांकि इसका इलाज लगभग सभी चिकित्सा प्रणालियों में है, मगर बीमारी की तीव्रता और उसकी स्टेज पर यह निर्भर करता है। बहरहाल यह जान लेना जरूरी है कि सफेद दाग कोई सामाजिक अभिशाप नहीं, एक विकार है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। दोस्तों, ये बीमारी कोई सामाजिक अभिशाप नहीं बल्कि एक प्रकार का त्वचा रोग है और इसके इलाज की भी गुंजाइश है और ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दें कि फिर भी हम बात करें, जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो ऐसे में डॉक्टर रामचंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इसका प्रभाव जो है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये फुलबेरी होती है ये डिपेंड करती है किस एज में हो गई है जी। अगर जो बच्चे के अंदर है, अभी उसने सोचना समझना और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना शुरू नहीं किया है, तो ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। ये परेशान करती है मम्मी को और पिताजी को जी। अगर जो ये थोड़ा सा स्कूल गोइंग एज में है, तो बच्चे दूसरे जो उसके दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट करते हैं और वो बच्चा बहुत परेशान रहने लगता है। और अगर जो ये मैरिटोरियल एज ग्रुप में है तो बहुत ज़्यादा परेशानी करती है, क्योंकि मैरिटोरियल मैच मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिनको इसके बारे में या इस बीमारी के बारे में समझ नहीं है। और अगर जो बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर जो कुछ इस बीमारी को इस तरह से ले लेते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं ये नहीं करूँगा, मेरी सेल्फ एस्टीम कम हो गई है, मेरी परफॉर्मेंस कम हो गई है, तो उनको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है और साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट करती है। तो ये सब समस्याएं हैं जो कि बीमारी अफेक्ट करती है। उसको नींद नहीं आती है, वो बहुत सोचता रहता है, वो अपने इंटरव्यू देने नहीं जाता है और अपनी मैरिज को लेकर के बहुत परेशान रहता है। तो ऐसे, और कभी कभी ऐसा सोचता है कि मेरे जो घर वाले हैं या जो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको ना लग जाए जी। कई बार ऐसा सोचता है कि इन्फेक्शियस तो नहीं है, कई बार इन्फेक्शियस तो दूसरों को भी संक्रमण और दूसरे लोग भी अवॉइड करने लगते हैं कि कभी ये इन्फेक्शियस तो नहीं है। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। ये बीमारी इन्फेक्शियस नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लगती है। लेकिन एक फैमिली, जैसे अगर जो मान लो मेरे को बीमारी है तो मेरे बच्चों को बीमारी होने के थोड़े चांसेस ज्यादा हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% होंगी, 30% चांसेस हैं, 70% चांसेस नहीं है। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं
और मेरे से किसी दूसरे बच्चे को लगने के लिए जरूरी नहीं है कि लगे किसी को, ये क्योंकि एक से दूसरे को फैलती है ही नहीं। जी, तो ऐसे में ये जो जितनी भ्रांतियां हैं इन्हें हमें दूर करने की ज़रूरत है, जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है और जमकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। हम अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, हम कहें मजबूत बनाएंगे, तभी हम इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति हासिल कर पाएंगे। जी, कुछ अभी हमने पिछले महीने दो महीने पहले हमने विटलाइगो डे सेलिब्रेट किया है, और ये जो डे है जो फुलबेरी दिवस जो है ये हमारे देश में ही नहीं मनाया जाता, हमारे स्टेट में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि ऑल ओवर ग्लोब मनाया जाता है। तो मैं कुछ ये एक लीफलेट लेकर के आया हूँ, यू कैन फोकस इट ऑन, कि क्या इस बीमारी के बारे में जानकारी जो है जो मिल सकती है। जैसे कि अभी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपने देखी, उसके साथ साथ बहुत से क्वेश्चंस हमारे दर्शकों के मन में होंगे इस बीमारी को लेकर के। तो ये जानकारियां हैं, दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ जानकारियां हैं, और ये पढ़ करके काफ़ी समस्याएं और जो बीमारी के बारे में जो विषय की तरह की भ्रांति है वो दूर हो सकती है। बीमारी का इलाज है जैसा डॉक्टर शर्मा ने बताया, और इलाज तरह तरह के हैं, लगाने के भी हैं, खाने के भी हैं, और थेरेपी मतलब जो थेरेपी होती है जिसको मैंने पहले बताया नैरोबैंड थेरेपी, वो भी इसका पॉसिबल इलाज है। कई बार हमें इस बीमारी के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी, पेट की बीमारी, ऐसे उन बीमारियों के साथ साथ जब ये बीमारी होती है तो टोटल हमें सारी बीमारियों को इकट्ठा सोचते हुए इलाज करना पड़ता है। जी, तो इलाज संभव है और इसके लिए हमें सही समय पर कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है, और जागरूकता तो हम कार्यक्रम के माध्यम से और डॉक्टर्स अपने स्तर पर भी हमारे सभी दर्शकों तक, आम जनता तक पहुँचा ही रहे हैं। और इस बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जितेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ सर, ये काली दांत के बारे में पूछना है मेरे को। काली सवाल है कि काली दांत के बारे में पूछना था, इलाज भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं हो। हेलो जी, काली दरार के बारे में पूछना है आपने? हाँ, तो इलाज करने के बाद में आराम नहीं होता। ये शरीर के किस हिस्से में है? किस हिस्से में है जितेंद्र जी? हाँ, ये जो समस्या है वो आपके हाथ में है, पाँव में है, चेहरे पे है? पाँव में है। तो आपकी जो तलियां हैं वो फट जाती हैं, वो काली हो जाती है, इसका मतलब ये है फिशरिंग ऑफ द फीट बोलते हैं हम इनको। तो इसके लिए आप क्या काम करते हैं? ओके, तो इसमें आप इनको ऐसे करना है कि शाम को नहाने के बाद आप पाँव को पानी में रखें, थोड़ा हल्का गर्म पानी नमक डाल के उसके अंदर पाँव रखें 10 मिनट के लिए, फिर उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर उसके ऊपर वैसलीन लगाएं या एक तेल लगाएं, तो उससे काफ़ी ठीक हो जाएंगे। यदि उससे नहीं ठीक होते हैं तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाएं, फिर हम चेक करेंगे कि आपको कोई और बीमारी है या खुश्की है या कोई और तकलीफ है जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहे। आमतौर पे तो सफाई करने से और वैसलीन या तेल लगाने से ये ठीक हो जाने चाहिए। जी, तेल या फिर पेट्रोलियम जेली का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी जो हथेलियाँ और जो तलवे हैं जिनमें दरारें आती हैं जिसको फिशरिंग कहते हैं, कभी कभी एक मैनिफेस्टेशन है, जैसे सांस की एलर्जी जैसे साथ साथ होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ एक डर्मेटाइटिस होती है जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो उनको भी ये फिशरिंग ज़्यादा होती है। इलाज वही है जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। अगर जो ठीक नहीं होती है तो उसके बाद आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। जी, तो पहले ये कुछ उपचार कर लें, प्राथमिक उपचार कर लें, इससे अगर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है तो फिर आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ का रुख करना ही यहाँ पर पड़ेगा। आइए इसी के साथ हम कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारी ये जो चर्चा है उसे जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्वचा संबंधित समस्याओं के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी आपको बता दें एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, संदीप देशमुख जी ने हमें कॉल किया है। हेलो 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 मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मैम, हमारे स्काल्प में, हेयर की स्काल्प में डैंड्रफ होता है ज्यादा। सर में डैंड्रफ ज्यादा होता है? हाँ, डैंड्रफ होता है और डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया था और वो बोले थी सोरासिस है। जी, वो सोरासिस है बोले थे, लेकिन 2 साल अभी तक कम नहीं हुआ। जी, सोरासिस के बारे में कहा है तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, ये जो डैंड्रफ है, अगर जो डॉक्टर साहब ने, किसी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि ये सोरासिस है, तो मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि ये किसी हिस्से में है सिर के, या सारे सिर के अंदर है? अपर स्काल्प में ही है। सारे सिर के अंदर है? सारे सिर के अंदर नहीं है। जो स्काल्प होती है ना, वो जो बालनेस के बाद झड़ जाती है, वो उसी स्काल्प में। तो इसका मतलब है आपको पैचेज में है ये। तो फिर ये सोरासिस ही हो सकती है। सोरासिस की शुरुआत होती है कभी कभी तो हमारे जैसे जितने जोड़ हैं उसके एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स पे होती है, या फिर सिर से होती है, या फिर हथेलियों से होती है, या तलवों से होती है। तो ये हो सकता है सोरासिस ही हो आपको, और आपको सोरासिस का इलाज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है, हम कई बार लगाने के लिए लोशन देते हैं, जो कि रात को लगाना पड़ता है, सुबह उठ करके उसको साफ करना पड़ता है। जी। साफ करने के बाद हम कोई भी तेल जो आपको अच्छा लगे, खाने वाला तेल, चाहे वो जैतून का है, चाहे वो सरसों का है। सरसों का तेल को हम अवॉइड करते हैं यूजुअली, नारियल का है, जैतून का है, या बादाम का तेल है, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं। साफ करने के बाद वो तेल लगा करके रखें। और अगर जो खुजली हो रही है तो उस खुजली का इलाज करने के लिए एक गोली खानी पड़ती है, यूजुअली उससे ठीक हो जाता है। और ये बीमारी, अगर जो थोड़ी बीमारी है, थोड़ा इलाज है, जिससे कि फायदा हो और नुकसान ना हो। कभी कभी क्या है कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में कुछ खाने की दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और उससे जैसे ही उन दवाइयों को बंद करते हैं, ये बीमारी जो ठीक हुई होती है उससे ज़्यादा हो जाती है और सारे शरीर में फैल जाती है। इस बीमारी के बारे में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये लगने वाली बीमारी नहीं है, एक ये ज्यादा तकलीफ मरीज को नहीं देती है। दूसरा, ये लिमिटेड रहती है जब तक इसको बहुत ज्यादा इरिटेट ना करे, चमड़ी को इरिटेट ना करें। कई बार ऐसी दवाइयां दे दी जाती हैं जिससे कि चमड़ी, जो नॉर्मल चमड़ी है, उसके ऊपर इरिटेशन हो जाती है और वहां भी ये निशान बन जाते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ इलाज करने के साथ साथ आपको चोट से अपने आप को बचाना है। और छिलके वाले जो निशान हैं, उनको छीलने की जगह आप उसको छोड़ दें, उसको हाथ भी ना लगाएं। कोशिश करें कि उसको ढक करके रखें। तेल लगाने के बाद उसको ढक करके रखें। अगर सर के अंदर है तो आप कैप पहनिए, और उससे आपकी तकलीफ सर के अंदर ही रहेगी और ठीक हो जाएगी। जी, मैं तो इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि सर में सोराइसिस होने से आप उसको एक त्वचा विशेषज्ञ को दिखा लें, क्योंकि ऑलरेडी ये तेल लगाने से यदि ठीक नहीं हो रही है तो उसमें कोल्टार ऑइंटमेंट या स्टीरॉयड लोशन कुछ देना पड़ेगा जी, तो उससे ठीक होगी, तो आगे बढ़ने से भी रुक जाएगी। तो इसलिए किसी डॉक्टर को दिखा ले जी। तो और ये मत सोचे कि इसका इलाज नहीं हो सकता या कुछ और हो जाएगा, आप ठीक हो जाए। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज संभव है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा है संदीप जी, आप यही कदम जरूर उठाएं। बढ़ते हैं आगे। एक और ईमेल हमारे पास आई हुई है, शामिल कर लेते हैं। नैनीताल से रमेश ढोंडियाल जी ने मेल की है और ये लिखते हैं कि मेरी उम्र जो है 55 साल है, स्वस्थ हूँ, लेकिन कई महीनों से हाथ में सफेद दाग हो गया है। नारियल का तेल लगा रहा हूँ, साथ ही खाली पेट मुझे सलाह दी गई है कि मैं तांबे के ग्लास से पानी पीऊं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, कितनी कारगर है ये सलाह कि नारियल का तेल लगा रहे हैं, साथ ही साथ तांबे के ग्लास में पानी पी रहे हैं? तो इसमें यही बात है कि यदि आपके हाथ में सफेद दाग है, पहले तो ये जानने की आवश्यकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि कहीं चोट लगी है जी, या कोई बीमारी हुई थी उसकी वजह से निशान है जी। यदि ऐसा नहीं है तो ल्यूकोडर्मा नहीं है तो फिर फुलवेरी हो सकता है, तो उसका तांबे के पानी पीने से ठीक होगा कि नहीं इसके बारे में हम नहीं कह सकते, चांस ही जाए कि नहीं होगा। तो इसके लिए बेटर है कि लगाने का, इसका इलाज किया जाए। ये अभी एक ही जगह पे है, तो इसमें हम टेक्रोलिमस नाम की दवाई देते हैं, साल्ट होता है,
तो उससे ही ठीक हो जाएगा। और इसका ये है कि दवाई 3 से 6 महीने लगानी पड़ती है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैं यही जानना चाहूंगी कि समय के साथ साथ ये जो दाग धब्बे हैं वो हल्के भी पड़ने लग जाते हैं, तो ये भी क्या एक तरीके का ठीक होना ही होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है, जिसको हम कहते हैं अपने आप ठीक हो जाना, वो भी कुछ लोगों के अंदर देखने में आता है। जैसे 10 से 25% में अगर जो जैसे निशान जैसे होते हैं अपने आप स्पॉन्टेनियस, ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली डिसअपीयर भी हो जाते हैं। जी, तो ऐसे में आप क्या जो तांबे के बर्तन में जो पानी पीने वाली बात है, उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उससे कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होता है। वैसे भी आमतौर पर सलाह दी जाती है कि तांबे के अगर हम बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए लाभकारी ही साबित होते हैं। तो ऐसे में जी कुछ जोड़ना चाहिए? ये कहना चाहूंगा कि अपने आप ठीक होने के चांसेस 1 in 5 जी 5 में से 10 से 20% है, इसलिए आप जरूर दवा करें इसकी। जी, दवा जरूर यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे अपने आप ही, इसलिए इलाज करना जरूरी है, लेकिन अपने आप ठीक हो सकते हैं कभी कभी। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर चिकित्सक सलाह लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे आप कह रहे हैं। तो अंतिम सवाल आप दोनों से ही एक ही करना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के मन में जो भ्रांतियाँ होती हैं उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्या सफ़ेद दाग लाइलाज बीमारी है? इस पर आप दोनों की राय लेना चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा, आप बता दें। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका इलाज संभव है और इलाज हो जाता है। जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? तो इसमें इसका ये है कि जब शुरू में आ जाते हो तो इसका पूरा इलाज हो जाता है जी। जब इसमें लेट आते हो तो कुछ एरिया रह जाता है, पूरा ठीक नहीं होता, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। चाहे उसमें हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन करें या एपिडर्मल ग्राफ्ट करें या ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग करें या लेजर करें, तो उससे ठीक हो जाता है। जो बच जाएगा उसका भी इलाज होगा। तो इसमें घबराए नहीं, डरे नहीं, अपना यदि सर्जरी एडवाइज होती है तो कराएं। जी, जैसे बाकी हम अंगों की इलाज करवाते हैं या सर्जरी भी करवा लेते हैं, ऐसे में त्वचा की भी सर्जरी करवा सकते हैं। ये कुछ नुकसान नहीं होता है। जी, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि आपकी कितनी जरूरत है। जी, बीमारी तो ठीक हो जाती है, कुछ रह जाती है। अगर जो आपसे डिमांड है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो आपको दवाइयां जो हैं कुछ हैं जो कि बहुत कम लोगों के लिए यूज में लाई जाती हैं, लेकिन उनसे इलाज संभव है। जैसा इलाज इसका बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको शुरुआत में ही डॉक्टर का रुख कर लेना है। जो मन में भ्रांतियां होती हैं तमाम तरीका की, उनको दूर रखते हुए अपनी सेहत के बारे में सोचना है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज शुरू करवाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, उनसे आप सभी जरूर लाभान्वित होंगे और अपनी त्वचा का भी उतना ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और साथ ही हम आपके सुझावों की भी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि स्वस्थ किसान का मकसद ही है कि छोटी छोटी बीमारियों के प्रति आपको हम जागरूक कर सकें। तो आप हमें अगर कोई पत्र लिखना चाहते हैं, सुझाव भेजना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, खेलगांव, दूरदर्शन, नई दिल्ली 110049। तो ये तो हो गया हमारा पता। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।